क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 साल पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से टकराया था। वहाँ की एंडीज माउंटेन रेंज में 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, जहाँ ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। प्लेन के टकराने के बाद वहाँ से कोई संकेत तक नहीं मिला कि क्या हुआ। अधिकारियों को लगा कि अब कोई पैसेंजर बचा नहीं होगा और यही सोचकर उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। कुछ दिनों तक न्यूज मीडिया में प्लेन क्रैश की चर्चा हुई, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अचानक अथॉरिटीज को 2.5 महीने बाद उस गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज आता है। दोस्तों, ये उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट नंबर 571 थी, जो अब इतिहास में दर्ज हो गई है। ये फ्लाइट 12 अक्टूबर 1972 को यूगोस्लेविया के कैपिटल मांटीवीडियो से उड़ी थी। जहाज में रग्बी के खिलाड़ी थे, जिन्हें मांटीवीडियो से चिली के सांटियागो शहर में एक मैच खेलने के लिए जाना था। इस जहाज में कुल 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के बाद जब जहाज अर्जेंटीना के ऊपर पहुंचा था, तभी अचानक मौसम के खराब होने के कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में उतरना पड़ा। प्लेन के कैप्टन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के बीच दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज माउंटेन रेंज है, जिसमें काफी ऊंचे ऊंचे और बहुत खतरनाक पहाड़ हैं, और मौसम के खराब होने पर इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। पायलट का प्लान था कि वह एक रात मेंडोसा में ठहरेंगे और फिर अगले दिन मौसम ठीक हो जाएगा तो पहाड़ों को पार किया जाएगा। लेकिन क्या पता था कि अगले दिन यानी शुक्रवार 13 अक्टूबर को फ्लाइट नंबर 571 को मेंडोसा से उड़ान भरनी है। मेंडोसा और सांटियागो के बीच केवल 180 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 15,000 फीट ऊंची खतरनाक पहाड़ियों की ऊंचाई है। इसीलिए फ्लाइट का रूट कुछ इस प्रकार था कि पहले जहाज मेंडोसा की दिशा में जाता और वहां से ऊंचाई बढ़ाकर प्लेन पहाड़ के समान स्तर पर आकर खतरनाक पहाड़ों को पार करता और सीधा सांटियागो में लैंड होता। फ्लाइट नंबर 571 के पायलट ने इसी रूट पर इससे पहले 50 से अधिक फ्लाइट्स पूरी की थी, इसीलिए उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। जैसे ही वो टेक ऑफ करने लगे, जहाज दक्षिण की ओर बढ़ा और हाइट बढ़ाते समय पायलट ने ध्यान दिया कि बादलों की एक मोटी परत ने नीचे की सभी चीजों को छुपा लिया है। इस स्थिति में पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया, जो रेडियो के जरिए पायलट को किसी भी आपात स्थिति की जानकारी देगा। कंट्रोल टावर के अलावा पायलट एक और तरीके से अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नॉन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की गति के आधार पर अपनी वर्तमान लोकेशन का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक को एविएशन की भाषा में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट नंबर 571 प्लेनचो पास के पैरेलल पहुंची, तो फिर उसे दाहिने मोड़ लिया गया। अब वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों से गुजर रहे थे। वायुसेना द्वारा उनका पूरा भरोसा सैंटियागो विमान ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर था, और जब वह शहर के पास आ गए तो फ्लाइट नंबर 571 कंट्रोल टावर की रडार से गायब हो गई। हालांकि यह सामान्य था, क्योंकि पहाड़ों के कारण रडार के सिग्नल काफी कमजोर होते हैं, और इस समय पर को पायलट ने डेड रेकनिंग का उपयोग करके अपनी लोकेशन की गणना की और 3:21 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरिको के ऊपर से जाएंगे, और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की अनुमति मांगी। अब प्लेन नॉर्मल जोन में आ गया था। कोरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते, लेकिन उन्होंने यह फासला केवल 3 मिनट में तय कर लिया था। यह बात कंट्रोल टावर के कर्मचारियों को समझ नहीं आई, क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट नंबर 571 रडार पर नहीं दिखाई दे रही थी। इसी कारण उन्होंने एयरक्राफ्ट को डेस्केंड करने की परमिशन दे दी, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वास्तव में पायलट ने जहाज की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वह गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वह अभी तक कोरिको के ऊपर है, लेकिन वास्तव में वह उस समय प्लानचोन के पास से गुजर रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट नंबर 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की ऊंचाई भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उन्हें खतरनाक टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा, और जैसे ही बादलों की सीमा को पार किया तो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पर पायलट को अंदाजा हुआ कि वह वास्तव में अभी एंडीज में ही है, और पायलट ने तुरंत प्लेन की ऊंचाई फिर से बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोज अब आसमान की ओर थी, लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्थिति थोड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश फ्लाइट नंबर 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकरा गई और जहाज से अलग हो गई। उस समय पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और पंखों के फ्लाइट नंबर 571 बड़े बर्फ में स्लाइड होकर सीधे नीचे की ओर आया और क्रैश हो गया। क्रैश के कारण 12 पैसेंजर मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे, खासकर वह लोग जो जहाज के पीछे के हिस्से में बैठे थे। प्लेन के फ्यूज लॉज में 35 पैसेंजरों की जान बच गई, लेकिन उन्हें काफी चोटें आ गई थी। टेल अलग हो जाने के कारण प्लेन का पिछला हिस्सा खुल गया था और वहां से बहुत जोरदार ठंड घुस रही थी। सभी यात्री इस समय 11,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे, जहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था, और बाहर निकलते ही उनकी नजरें बर्फ से ढके पहाड़ों पर गईं। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की लाशों को बर्फ में दफना दिया। वहीं प्लेन के उड़ान की खबर ने चिली के अधिकारियों को सतर्क कर दिया था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में क्रैश अर्जेंटीना में ही हुआ था। बिना किसी संकेत के उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 4 एरोप्लेन शामिल थे। सुबह से लेकर शाम तक संदिग्ध क्षेत्रों में खोज के दौरान कोई भी विमान नहीं दिखा, ना ही कोई संकेत मिला। यह एक बहुत ही मुश्किल सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि
क्योंकि सभी पहाड़ नीचे बर्फ होने के कारण लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इस सर्च में उरुग्वे और अर्जेंटीना भी शामिल थे। पूरा दिन फ्लाइट नंबर 571 की खोज में गुजर गया। वहां क्रैश साइट पर बचे हुए यात्रियों के ऊपर कई बार बचाव विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन उनके बहुत सारे संकेतों के बावजूद भी बचाव विमानों की नजरें उन पर नहीं पड़ सकी। बाद में उन्हें एक लगेज में से एक लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्यूज इलाज के ऊपर बहुत बड़ा SOS लिख दिया। लगेज बैग से बर्फ पर क्रॉस किया, लेकिन रेस्क्यू प्लेन्स की नजर फिर भी उन पर नहीं पड़ी। टोटल 8 दिनों तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद 21 अक्टूबर 1972 को सभी यात्रियों को मृत घोषित करके सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पर मौजूद यात्रियों ने कॉकपिट में एक रेडियो पाया, जिसको ट्यून करके उन्होंने सुना कि उनको ढूंढने की सर्च ऑपरेशन अब बंद हो गई है। जहां वे पहले से ही मुश्किलों में फंसे थे, वहीं यह खबर उनकी उम्मीदों को और तोड़ गई। उनके बचाव की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। पहले हफ्ते में 5 यात्रियों की जख्मों के कारण ही मौत हो गई। अब क्रैश साइट पर केवल 28 यात्री बचे थे। उन्होंने हवाई जहाज के सामान और लगेज को एकत्र करके प्लेन के फ्यूज इलाज को बंद कर दिया था, ताकि ठंड से बचाव हो सके। उन्होंने कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काटकर अपने ग्लासेस बनाए, जो कि बर्फ की ठंडक को कुछ हद तक रोकते थे। सीट कवर को गर्मी के लिए इस्तेमाल किया गया और सीट कुशन्स के शूज बनाए। उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार्स और कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ गिनी चुनी पानी की बोतलें थी। पहले हफ्ते में इन्होंने मुश्किल से इस खाने को डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब यह सभी चीजें खत्म हो गई तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू किया, जिससे वह बीमार पड़ने लगे। एंडीज के इस हिस्से में उन्हें एनर्जी की कोई चीज नहीं मिल रही थी। ऊपर से वे जिस रिज पर क्रैश हुए थे, वहां से ना तो उतरना संभव था और ना ही ऊपर की तरफ हाइक करना। इस दौरान पैसेंजर्स की हालत यह थी कि उनका बॉडी वेट 40% तक कम हो गया था। अंत में जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के बॉडी पार्ट्स खाना शुरू किया। यह फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी, इन तीनों के कारण वो यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए थे। क्रैश के 17 दिनों के बाद अचानक रात के समय बर्फ की तेजी से फ्यूज लॉज पर हमला हुआ। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे गए। बचे हुए 19 लोगों ने बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें सिर्फ अपने साथियों की मौत नजर आ रही थी और शायद वो सभी अपनी मौत का इंतजार भी कर रहे थे। 12 दिसंबर 3 और सर्वाइवर्स मारे गए। पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वे अपने दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके पहाड़ी को हाइक करें। तो उसी दिन यानी कि 12 दिसंबर 1972 को परादो, अनीसा और विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया। उन्हें उम्मीद थी कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी, जहां से शायद कोई मदद मिल सकती हो। लेकिन यह बहुत ही तकलीफदेह हाइक थी, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल गियर नहीं थे और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पर निकल गए। पूरे 3 दिनों तक लगातार हाइक करने के बाद जब वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो देखा कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ के ढके पहाड़ हैं। यहाँ भी ना तो हरियाली थी, ना ही जिंदगी के आसार। खाने की कमी के कारण एक व्यक्ति वापस क्रैश साइट पर चला गया, लेकिन परादो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउनहिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वे एक वैली में पहुंचे, जहां हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार एक शख्स घोड़े पर दिखाई दिया। नदी के किनारे की वजह से वे अपना संदेश उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस व्यक्ति को एक आइडिया आया और उसने एक कागज को पेन और पत्थर में लपेटकर उस नदी के पार फेंक दिया। परादो और कैनिसा ने उस कागज पर सब कुछ लिखा और फिर उसे वापस फेंक दिया। वह व्यक्ति घोड़ा भगाते हुए यह पत्र चिली अथॉरिटीज के पास ले गया। पहले तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी प्लेन में कोई अभी सरवाइव कर सकता है। लेकिन अथॉरिटीज ने तुरंत परादो और कैनिसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे डिटेल्ड इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 72 दिनों बाद 3 हेलीकॉप्टर्स परादो और कैनिसा के संकेत पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की उस चोटी को देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी अनुभव के और एक्सपर्टीज के इस चोटी को कैसे चढ़ा होगा। आखिरकार फ्यूज लॉज में मौजूद सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफना दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर उसे एक मेमोरियल बनाया गया, जो उसी हालत में आज तक वहाँ पर मौजूद है। यह मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो पर आप भरपूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में। कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फैक्टोमेनिया से।